हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भी हम लोग एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले जो पार्ट है वो सीडीपी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हु डेवलप द हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। जो पहला बुद्धि का पहला परीक्षण किसने दिया, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो इसका आंसर रहेगा अल्फ्रेड बीने ने भाई सबसे पहले बुद्धि का पहला परीक्षण इन्होंने दिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्फ्रेड बीने। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि फादर ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के मापन के जनक भी इन्हें बोला जाता है। तो साथ साथ आप ये बात भी याद रखेंगे, इसमें मैं लिख देती हूँ, बुद्धि के मापन के जनक यानी कि फादर ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी इन्हें बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको याद हो गया होगा। और बुद्धि के बारे में सोचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आप ये भी याद रखेंगे साथ साथ कि बुद्धि की प्रकृति के बारे में सबसे पहले सोचने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सोचने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? वो थे फ्रांसिस गाल्टन थे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन पर्टिकुलर का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी बुद्धि के बारे में सोचने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस गाल्टन। तो आप ये बात भी यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, a branch of psychology which studies how people change physically, cognitively and socially over the entire lifespan is known as। तो ऑप्शन है हमारे पास, क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं या काउंसलिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजी बोलते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? आप देखिए, हिंदी में पढ़ते हैं, मनोविज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, क्या कहलाती हो? नैदांतिक मनोविज्ञान कहलाती है, परामर्श कहलाती है, विकासात्मक, प्रयोगात्मक। तो इसका आंसर रहेगा डेवलपमेंट साइकोलॉजी बोलते हैं हम लोग उसको, क्योंकि एंटायर लाइफ स्पेन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? उस मनोविज्ञान की शाखा को क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो क्या क्या है भाई? सेफ्टी है, हंगर है, थ्रस्ट है, रेस्ट है। तो यहाँ पर जन्मजात यानी कि जन्म से रिलेटेड, यानी कि हमारे कौन सा अभिप्रेरक नहीं है? तो जन्म, देखो भाई, सेफ्टी है, सुरक्षा चाहिए हमें, थ्रस्ट, देखो भाई क्या है, सेफ्टी है, हंगर है, थ्रस्ट है, रेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भाई? सेफ्टी। जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सेफ्टी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन नहीं होती, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? सेफ्टी नहीं है, बाकी ये तो जन्मजात अभिप्रेरक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो भाई फोर्थ देखो, who stated that adolescence is a period of stress, strain, storm and strife। यह कथन किसने कहा था कि किशोर अवस्था दबाव, तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था है। तो ये जो कथन है ये स्टेनली होल ने बोला था, ये जो कथन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेनली होल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल इन द hierarchy theory of learning given by गैने। निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी अधिगम का उच्चतम स्तर है? तो उच्चतम स्तर कौन सा होगा भाई? गैने ने ये टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में बताया है। तो इन्होंने कितने लेवल बताए हैं? 8 लेवल बताए हैं। तो सबसे जो ऊपर आता है, यानी कि टॉप मोस्ट आता है, हाईएस्ट लेवल का नाम है यहाँ पर, आंसर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम, ये उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सी प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी, नॉन प्रोजेक्टिव पूछा है, यानी कि अप्रक्षेपी तकनीक कौन सी है यहाँ पर?
तो कौन से क्या आंसर आएगा भाई? सिक्स का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इनकी सोशियोमेट्रिक जो टेक्निक है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक है वो आपके पास एप्रेक्सिपी तकनीक के अंतर्गत आती है। और ये बाकी आपके पास ये कंप्लीशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, एसोसिएशन जो टेक्निक है यानी कि सहचर्य प्रविधि है, ये किसके अंदर आती है? ये आपकी प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंदर यानी कि टेक्निक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये नॉन प्रोजेक्टिव में कौन सी आएगी भाई? यहाँ पर सोशियोमेट्रिक टेक्निक आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? निम्नलिखित में से कौन से अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो क्या ऑप्शन हमारे पास देखो, इमोशनल मैच्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंटॉलरेंस है, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन है। तो गुड मेंटल हेल्थ यानी कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण कौन से नहीं है? तो भाई ये देखो, आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये जो है इमोशनल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ खुद का इवोल्यूशन करना भी आना चाहिए जो है। ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, असहनीयता यानी कि इंटॉलरेंस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वही, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया? तो जीन पियाजे ने भाई 4 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज बताई है, प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई है, फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताई है, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि 4 स्टेजेस के बारे में जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बताया है। तो उसमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा कंसेप्ट जीन पियाजे ने नहीं दिया? तो एसिमुलेशन के बारे में इन्होंने बताया है, अकोमोडेशन के बारे में भी बताया है इन्होंने। तो इन्होंने किसके बारे में नहीं बताया? प्लूरिज्म के बारे में भी बताया है। तो सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक इन्होंने ये जो कंसेप्ट है ये नहीं दिया इन्होंने। ये किसने दिया था? ये कंसेप्ट सिंबॉलिक वगैरह आई ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, ब्रूनर ने 3 कंसेप्ट दिए थे। ठीक है, 3 स्टेजेस के बारे में, आइकोनिक, सिंबॉलिक, ठीक है, और ऐसे करके ब्रूनर ने 3 स्टेजेस के बारे में यानी कि 3 कंसेप्ट बताए हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने कौन सा कंसेप्ट नहीं दिया? सिंबॉलिक के बारे में इन्होंने नहीं बताया। याद रखेंगे आप, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंबॉलिक रहेगा। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय जेम्स ड्राइवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्राइवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या ऑप्शन है भाई? देखिए, स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, स्टेज ऑफ सेंटिमेंट, द सेल्फ रिगार्ड स्टेज, वो फोर्थ है कंफर्मेशन कन्वेंशनल स्टेज। तो भाई जेम्स ड्राइवर ने ना ये जो फोर्थ है ना कंफर्मिंग कन्वेंशनल स्टेजेस के बारे में नहीं बताया, और बाकी इन तीनों के बारे में जेम्स ड्राइवर ने बताया है। ठीक है, पारंपरिक चरण के अनुरूप ये कंफर्मिंग कन्वेंशनल स्टेजेस के बारे में इन्होंने नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो आपको ये याद कर लेना है भाई, जो सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है, या फिर आप कहोगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जनक कौन है, तो आपको आंसर करना है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जाने जाते हैं रचनावाद के जनक भी इनको ही बोला जाता है। इनको लेव वाइगोत्स्की को, ठीक है, इनको बोला जाता है भाई लेव वाइगोत्स्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रविधि नहीं है, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है? तो देखो भाई, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, शब्द सहचर्य परीक्षण, फिर है वुडवर्थ का जो पर्सनैलिटी डाटा शीट है, फिर है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, फिर है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। तो भाई क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ये जो है ना ऑप्शन नंबर सेकंड, वुडवर्थ का जो व्यक्तिगत दत्त पत्र है, ये किसके अंतर्गत नहीं आता भाई? परसेप्सी जो विधि है, परसेप्सी विधि ये नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे ये कैसा है आपके पास, ये
परसेप्सिव विधि के अंतर्गत ये नहीं आता और बाकी ये तीनों आते हैं। ठीक है, और साथ साथ अब ये भी याद रख लीजिए थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीएटी बोलते हैं। टीएटी टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था भाई, याद रखेंगे मॉर्गन एंड मुर्रे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, टीएटी है जो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था, मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे इसको भी आप। ठीक है, टीएसटी टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था, मॉर्गन एंड मुर्रे। साथ साथ आप सीएटी को भी याद कर लीजिए, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये किसके द्वारा दिया गया था भाई, ये ब्लाक के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे ब्लाक नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये है सीएटी यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें 3 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों पर ये टेस्ट किया जाता है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। और इसकी किसके द्वारा दिया गया था, बेलाक के द्वारा दिया गया था। और टीएटी जो टेस्ट है किसके द्वारा दिया गया था, मॉर्गन एंड मुर्रे के द्वारा। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनेमिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल। निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, देखो कैटल ने 16 जो पीएफ के बारे में भी कैटल ने बताया है, ये भी याद रखेंगे। 16 पीएफ यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के बारे में भी कैटल ने बताया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैटल ने कौन से यहाँ पर डायनेमिक ट्रेड के बारे में नहीं बताया। देखो भाई एटीट्यूड के बारे में बताया है इन्होंने, सेंटिमेंट है, स्थायी भाव है, उसके बारे में बताया है। तीव्र इच्छा यानी कि अर्ज के बारे में इन्होंने नहीं बताया। और साथ ही इन्होंने कंजर्वेटिव के बारे में भी, रूढ़िवादी के बारे में भी नहीं बताया। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी आ सकता है और ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों ही आ सकता है। दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों ही इसके करेक्ट रहेंगे। आंसर की के अकॉर्डिंग इसके 2 आंसर दे रखे थे, 2nd और 4th 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का, फॉर विच एज ग्रुप द चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट सीएटी इज एप्लीकेबल। तो ये मैंने अभी बताया है आपको कि इस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण यानी कि सीएटी जो टेस्ट है वो लागू हो सकता है। तो सीएटी टेस्ट है भाई ये 3 से लेकर के और 10 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। किसके द्वारा दिया गया था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन नंबर 11 में, बेलाक नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा सीएटी टेस्ट दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 से लेकर के 10। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस किशोर अवस्था की कौन सी इसमें विशेषता नहीं है। तो देखिए भाई फर्स्ट ऑप्शन है मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। सेकंड है दिवा सपन देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग इंक्रीज, भाई डे ड्रीमिंग की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है। तो ये तो बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। वोकैबुलरी टू इंक्रीजेस, वोकैबुलरी भी शब्दकोश का भंडारण है, शब्दकोश है वो बढ़ता है। बिल्कुल बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा एडोलसेंस में आएगा उसके शब्द हैं उनका विचार यानी कि उसका उनका विस्तार तो होता ही है शब्दों का, यानी कि शब्द भंडार का, शब्दकोश का विस्तार होता है। मेंटल एबिलिटी रीच एट देयर हाईएस्ट लेवल, उनकी मेंटल जो एबिलिटी है हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। मानसिक योग्यताएं अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है यानी कि नहीं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल वेट। ये बात गलत है और गलत है वही हमारा आंसर है, वही सही, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए Which of the following is the false characteristics of motivation? अभिप्रेरणा के कथन, अभिप्रेरणा के बारे में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की
असत्य विशेषता यानी कि कौन सी गलत है। देखो, अभिप्रेरणा में यानी कि मोटिवेशन में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है। इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड। तो ये बात तो सही है, पर्सन का बिहेवियर बिल्कुल गोल ओरिएंटेड रहेगा, लक्ष्य की तरफ रहेगा उसका व्यवहार। मोटिवेटेड बिहेवियर डज कंटिन्यूटी। जो मोटिवेटेड जो बच्चा है यानी कि जिसको जो अभिप्रेरित व्यवहार है वो डज कंटिन्यूटी, वो निरंतरता को फॉलो करेगा। आगे है हमारे पास इसमें नेचर ऑफ, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड। तो भाई रिजिड कठोर नहीं होगा व्यवहार। जिस बच्चे में मोटिवेटेड बच्चा रहेगा यानी कि उसका व्यवहार है वो कहीं ना कहीं अभिप्रेरित जो व्यवहार की प्रकृति कठोर नहीं होती। कैसी होती है? लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कठोर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी। ठीक है, फोर्थ भी सही है हमारे पास। मोटिवेशन डज एनर्जी चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, तो ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर असत्य पूछा है यानी कि रॉन्ग पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बाकी यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट यानी कि नेगेटिव विशेषता पूछी है, गलत कौन सी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बी ने स्टैनफोर्ड बी ने की आईक्यू स्केल के अनुसार व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का आईक्यू रेंज स्टैनफोर्ड बी ने के अनुसार कौन सा रहेगा? तो भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? तो ये स्टार यानी कि इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क मिला था जब ये पेपर हुआ था उस टाइम पर। बाकी इसका करेक्ट आंसर ये माना जाएगा 36 से लेकर के 51 के लगभग इसका यही आंसर माना जाएगा। बाकी आप इसको एक बार चेक कीजिएगा। मैं अभी इसको चेक करके बताती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। स्टैनफोर्ड बीने के अकॉर्डिंग है ना, ये अभी बताती हूँ आपको। व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? तो भाई बताती हूँ आपको, लो मेंटली के लिए पूछा है ना यहाँ पर। तो स्टैनफोर्ड के अकॉर्डिंग अलग है और यहाँ पर टर्मन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग दे रखा है। ठीक है, तो 36 से लेकर के बाकी ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ नहीं है बाकी ये। ठीक है, स्टैनफोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको एक टेबल ही यहाँ पर लिखवा ही देती हूँ साथ साथ कि स्टैनफोर्ड के अकॉर्डिंग देखो 40 से लेकर के और मान के चलो 54 वो है हमारे पास जो मध्यम रूप से जो विलंबित है यानी कि मॉडरेटली एम्पायर्ड है उनके लिए है। मॉडरेटली इम्पेयर्ड के लिए है ये वाला हमारे पास, यानी कि मध्यम रूप से बिगड़ा। फिर आपके पास आएगा 55 से लेकर के 69, फिर ये आएगा मामूली रूप से बिगड़ा यानी कि माइल्डली इम्पेयर्ड के लिए आएगा। फिर 70 से लेकर के हमारे पास आएगा 79 बॉर्डर लाइन वाला आएगा ये हमारे पास। लेकिन ये पूछा है ना मध्यम रूप से, तो ये भाई इसके अंदर ही आएगा ये मॉडरेटली ये आएगा 40 से लेकर के ये आएगा 40 से लेकर 54 वाला रहेगा। लेकिन यहाँ 40 वगैरह का ऑर्डर नहीं दिया हुआ, तो ये इसी के अंदर ही माना जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऑर्डर इसको इस टाइप से देना था। और फिर जैसे जैसे हमारे पास फिर उसके ऊपर आएगा लो एवरेज के लिए आएगा, फिर आपके पास अबो एवरेज के लिए आएगा, फिर उसके ऊपर सुपीरियर गिफ्टेड, ऐसे 2 क्लासिफिकेशन बताए हैं। एक तो हमारे पास टर्मन ने दी है बुद्धि परीक्षण, ये आईक्यू लेवल है इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए, और एक उसने दी है आपके पास स्टैनफोर्ड ने। तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड के अकॉर्डिंग ये आईक्यू टेस्ट का रेंज पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ, क्या पूछा है देखो, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले? तो इसका आंसर रहेगा भाई कार्ल ग्रूस।
ठीक है, कार्ल ग्रूस रहेगा इसका आंसर, यानी कि कार्ल ग्रूस कौन थे? खेल के प्रतिपादित सिद्धांत के जनक माने जाते हैं कार्ल ग्रूस। ठीक है, कार्ल ग्रूस माना जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वही 17 हो चुका है। विच ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट। हैबिट के बारे में यहाँ पर बताया है कि कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट। हैबिट इज ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन, जो आदत है वो विशिष्ट स्थिति के लिए होता है, प्रतिक्रिया है। सेकंड है हमारे पास हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी, हेरिडिटी से यानी कि वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। थर्ड आगे है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन है, तो ये बात तो गलत है। वंशानुगत जैसे माहौल में यानी कि जैसे एनवायरमेंट में रहेंगे वैसे हमारी हैबिट धीरे धीरे बनती चली जाती हैं, तो ये वंशानुक्रम से नहीं आएगी, यानी कि हेरिडिटी से, यानी कि ये हासिल एक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए, हैबिट इज वेल लर्न परफॉर्मेंस, बिल्कुल सीखा जाता है, आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है, बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही। हैबिट इज परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित प्रदर्शित होती हैं। तो यहाँ पर इस रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी जा रही है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट वही ये वाली है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ये, सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी यहाँ पर ओनली दिया हुआ है ना, ये ओनली देना नहीं था यहाँ पर इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर भाई 19 देखिए। Which of the following theory is not related with the theory of transfer of learning? Transfer of learning से related इनमें से कौन से थ्योरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत सिद्धांतों के संबंध से संबंधित नहीं है? देखो, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, थ्योरी ऑफ रोड लर्निंग, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण का नियम। तो क्या आंसर रहेगा भाई? 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि रोट लर्निंग हमें नहीं करवानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, रोट लर्निंग रटंत जो स्मृति है उसका सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, रोट लर्निंग हमें कभी भी नहीं करवानी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थोंडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म? थोंडाइक की थ्योरी का दूसरा नाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो थोंडाइक को क्या बोला जाता है, पहले तो ये याद रख लीजिए। थोंडाइक ने प्राइमरी लॉ भी दिए हैं, सेकेंडरी लॉ भी दिए हैं, 3 प्राइमरी लॉ दिए हैं और 5 इसने सेकेंडरी लॉ के बारे में इन्होंने बताया है थोंडाइक ने। थोंडाइक को क्या बोला जाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक भी किन्हें बोला जाता है? थोंडाइक को बोला जाता है, अब ये बात भी याद रखिएगा। और थोंडाइक को पशु मनोविज्ञान के जनक भी थोंडाइक को बोला जाता है। ठीक है, थोंडाइक ने 3 प्राइमरी लॉ दिए हैं और 5 वही सेकेंडरी लॉ दिए हैं। ठीक है, जिसमें आता है आपके पास प्रयास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तो ये आप याद रखेंगे इसमें। प्रयास का नियम, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। प्रयास का नियम हो गया, तत्परता का नियम हो गया, और फिर आपके पास लॉ ऑफ यूज और डिसयूज, यानी कि वो इसके अंदर ही आ गया आपके पास। एक और मैं जो अभी बोल रही थी वो प्रयास का नियम, तत्परता का नियम, और एक कौन सा बच गया भाई? याद नहीं आ रहा मुझे, अभी अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, वो स्लिप हो गया माइंड से। अभ्यास का होगा आई थिंक, अब देख लेना इसको, अभ्यास का नियम। ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ यूज डिसयूज ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इसमें पूछा है कि थोर्नडाइक की थ्योरी के दूसरे नाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो एसआर थ्योरी है, बोर्न थ्योरी ऑफ लर्निंग है, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बिल्कुल फेमस है ये तो। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन ये काफी बार आ चुका है, याद रखिएगा आप। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई भाई? याद रखेंगे, थोर्नडाइक के द्वारा दी गई ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्ड है,
कंडीशन जो रिस्पॉन्स है ये इसकी थ्योरी नहीं मानी जाती, ठीक है। बाकी बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये सभी थॉर्नडाइक की थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट एक कैट के ऊपर यानी कि भूखी बिल्ली के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण इनमें से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है आधुनिक मनोविज्ञान, यानी कि फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, फोकस ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस, फोकस ऑन बायोलॉजिकल इवेंट, और फोकस ऑन क्या आएगा यहाँ पर क्रिटिसाइज ऑफ मेल बायस, यानी कि पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा, यानी कि मॉडर्न जो साइकोलॉजी है वो खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा 21 का भाई आंसर रहेगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 है भाई हमारे पास, ये देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? देखो भाई, मूल प्रवृत्तियां हैं यानी कि वो इनेट होती हैं, जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। मूल जो प्रवृत्ति है यानी कि इंस्टेंट, वो क्या होती हैं आपके पास? अल्पकालिक होती हैं, या फिर मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का भाई क्या रहेगा हमारे पास आंसर? अल्पकालिक नहीं होती है, ठीक है। जो मूल प्रवृत्ति है ये अल्पकालिक नहीं होती, ठीक है। तो ये वाला आंसर रहेगा, ये एपिरमल नहीं होती, यानी कि मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक नहीं होती, यानी कि यहाँ पर तो होती है, दे रखा है, लेकिन हमें तो गलत कथन यहाँ पर बताना है, ठीक है। बाकी ये तीनों इसके सही एक्सपेक्ट माने जाएंगे, यानी कि ये सही कथन है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात भी होती है, शक्तिशाली भी होती है। मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव भी है, यानी कि सोशो साइकोफिजिकल डिस्पोजिशन भी है ये, ठीक है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई, the mental activity associated with thought, decision making, language and other higher mental processes called। क्वेश्चन नंबर 23 है भाई आपके पास, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है, यानी कि द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेसेस कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई हमारे पास? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। विजुअल इमेजेस आएगा, कॉग्निशन बोलते हैं, या कंसेप्ट बोलते हैं, या फिर प्रोपोजिशन बोलते हैं। तो भाई देखो, जब डिसीजन मेकिंग की बात आ जाए, लैंग्वेज की बात आ जाए, थॉट प्रोसेस की बात है, जो सारे प्रोसेस ये हमारे कॉग्निशन यानी कि संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। संज्ञान की यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि कॉग्निशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि डिसीजन लेना, ठीक है, निर्णय लेना, लैंग्वेज भाषा, ठीक है, या फिर हमारे पास जो थॉट, जो सोचने की जो क्षमता है। तो ये सभी प्रोसेस, मेंटल जो प्रोसेस हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे संज्ञान, यानी कि दिमाग से रिलेटेड होते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 23 का रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 24 का देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से गलत जो कथन है वो कौन सा है? लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, लर्निंग हमारी एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद है। सेकंड है, लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल, लर्निंग प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। तो आगे देखो, एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, लर्निंग का जो अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल ये तो होता है। कुछ आगे देखो भाई, 4th ऑप्शन क्या है? मूल प्रवृत्ति, बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंसेक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर आल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग। क्या कहा है हमारे पास 24 में? यही आएगा इसका करेक्ट आंसर। जो बिहेवियर है ना, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। तो मूल परिवर्तियों के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम ही नहीं माने जाते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4।
ठीक, तो 24 का रहेगा भाई फोर्थ आंसर रहेगा। आगे 25 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड के अकॉर्डिंग which of the following is not the type of one of the following component and the three dimension model of intellect given by जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार इनमें से कौन सा प्रकार नहीं बताया। ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड ने देखो भाई यहाँ 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। एक तो पूछा जाएगा आपसे 3 डायमेंशनल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको क्या आंसर करना है भाई, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, त्रिविमीय प्रारूप यानी कि 3 डायमेंशनल मॉडल किसके द्वारा दिया गया है भाई, जेपी गिलफोर्ड। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया। और एक आपसे पूछा है इनमें से कौन सा घटक नहीं है, तो फिगरल है, सिस्टम है, सिंबॉलिक है, बिहेवियरल। ठीक है, तो 25 का क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई, 26 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है। तो भाई जो मेमोरी है ना, उसकी जो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा वो बता देती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले भाई आएगा इसमें लर्निंग होगा। ठीक है, फिर रिटेंशन होगा यानी कि धारण करेंगे, अधिगम होगा फिर उसको धारण करेंगे। पहले लर्निंग होगी, ठीक है, फिर उसको धारण करेंगे, रिटेन करेंगे, मेमोरी में धारण करेंगे, फिर उसको भाई दोबारा से यानी कि रिकॉल करेंगे, हम पुनः स्मरण करेंगे, फिर उसकी यानी कि रिकॉग्निशन, उसकी पहचान करेंगे। तो ये आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, लर्निंग होगा, रिटेंशन होगा, रिकॉल होगा, रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लर्निंग की इसी प्रकार से लॉजिकल करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। हु propounded brainstorming method for fostering and boosting creativity, सर्जनात्मक के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो आप याद रखेंगे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है ये किसने दिया था भाई, ओसबोर्न ने दिया था वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है फॉर बूस्टिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओसबोर्न ने ही दिया था। चलिए आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द और ये भी याद रख लेना साथ साथ भाई, जो क्रिएटिविटी है ना ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये भी आप साथ साथ इसमें याद रख लेना। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये भी आप इसमें याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग स्पेंट अप इमोशनल एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। तो भाई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए सही तरीका क्या नहीं है, आत्म करुणा, प्रतिगमन, विस्थापन और स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं। तो 28 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई हमारे पास 4, यानी कि आत्म करुणा है, सेल्फ पीटी है, वो करेक्ट तरीका यानी कि सही तरीका नहीं है इमोशनल एनर्जी को निकालने के लिए। ठीक है, भावनात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए ये आत्म करुणा है यानी कि सेल्फ पीटी है, ये सही तरीका नहीं है, बाकी ये तरीके ठीक है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हिडोनिस्टिक एंड प्लीजर प्रिंसिपल, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। 29 का करेक्ट आंसर रहेगा भाई हमारे पास इदम, यानी कि इद के अंतर्गत आता है ये प्लीजर प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखेंगे प्लीजर प्रिंसिपल किसके अंतर्गत आता है, ईद के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये सुपर ईगो ये हाईएस्ट लेवल हो जाता है ये। ठीक है, ये याद रखेंगे हाईएस्ट लेवल हो जाता है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ सोशो एनालिटिकल मेथड, मनोविश्लेषणवादी विधि के जनक कौन है भाई, तो सिगमंड फ्राइड इसका आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया है। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है भाई, सिगमंड फ्राइड है, याद रखेंगे भाई इसका आंसर रहेगा सिगमंड फ्राइड। तो ऐसे करके हमने 30 क्वेश्चन सीडीपी कवर कर लिए हैं, और बाकी हिंदी इंग्लिश के जो हैं वो भी हम अभी करेंगे। तो थोड़ी देर का हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे हिंदी इंग्लिश का सेक्शन।